नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं लुधियाना बेस्ड एक कंपनी की। और ये जो कंपनी है ये वैसे वुलन अपैरल में या जो ऊनी कपड़े होते हैं उनके क्षेत्र में बड़ी जानी मानी कंपनी है। लेकिन अब ये कंपनी जो है वो ऑल सीजन्स गारमेंट के क्षेत्र में अपने आप को एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रही है। कंपनी का नाम है मोंटे कार्लो फैशंस। और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें मनोरंजन जी से प्राप्त हुआ है। तो हमेशा की तरह पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के इतिहास से। तो देखिए, ये जो कंपनी है यानी मोंटे कार्लो फैशंस जो है ये 2008 में स्थापित हुई। और किस प्रकार से स्थापित हुई, ये एक बड़ी नामी कंपनी है जिसका उत्पाद जो है, जिसके उत्पाद आपने हमने सभी ने कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में या तो इस्तेमाल किए हैं या उनका नाम सुन रखा है। तो वो ओसवाल वूलन मिल्स की सब्सिडरी, होली ओन सब्सिडरी के रूप में इस मोंटे कार्लो फैशंस की स्थापना 2008 में हुई। अब ये जो ओसवाल वूलन मिल्स जो है ये नाहर ग्रुप जो है उसकी एक फ्लैगशिप कंपनी यानी उसकी मेन कंपनी है। 2011 में ये जो मोंटे कार्लो फैशंस है इसका डीमर्जर कर दिया गया, यानी कि ये एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में अस्तित्व में आ गई ओसवाल वुलन मिल से अलग हटकर। और 2014 में इस कंपनी का आईपीओ आया और उसके बाद इस कंपनी की बीएसई और एनएसई में लिस्टिंग हुई। तो ये इतिहास रहा मोंटे कार्लो फैशंस का। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस की। तो जैसे हमने वीडियो के शुरू में बताया कि ये जो कंपनी है ये वैसे तो जानी मानी है वुलन गारमेंट के क्षेत्र में, लेकिन अब ये अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ऑल वेदर कपड़ों के रूप में, कपड़ों के की कंपनी के रूप में। यानी कि ये गर्मी सर्दी दोनों तरीके के कपड़े ये अब बनाने लग गए हैं। उसका कारण क्या है, देखिए बात ये है कि जो वुलन वाले कपड़े हैं वो तो सर्दी में काम आते हैं, तो कंपनी जो है साइक्लिकल हो जाती है। साइक्लिकल का मतलब ये कि जब सर्दियाँ आएंगी तब इनका बिजनेस चलेगा, बाकी जो जो बाकी 8 या 7 महीने जो रह जाते हैं जो गर्मी के या बरसात के, उसमें इनका धंधा चलता नहीं है। तो ऐसी कंपनीज को इन्वेस्टर पसंद नहीं करते। तो इसलिए कंपनी के सर्वाइवल के लिए और कंपनी की ग्रोथ के लिए और कंपनी के अच्छे वैल्यूएशन के लिए कंपनीज जो हैं अपने आप को डाइवर्सिफाई करती हैं। तो ये इन्होंने इनके जो डाइवर्सिफिकेशन के जो एफर्ट्स हैं वो उनकी एक सफलता ये है कि अब इनका जो टोटल रेवेन्यू है वो कॉटन गारमेंट से 55% आता है और वुलन गारमेंट से मात्र 28% आता है। इसके अलावा ये होम टेक्सटाइल्स में भी है, तो वहाँ से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 10% आता है। और एक अलग कैटेगरी इन्होंने बच्चों की भी बना रखी है, वहाँ से इनका रेवेन्यू 6% आता है। तो इस प्रकार से ये कॉटन गारमेंट्स बनाते हैं, वुलन गारमेंट्स बनाते हैं, होम टेक्सटाइल्स बनाते हैं और किड्स के गारमेंट्स बनाते हैं। अब ये कौन कौन से गारमेंट्स बनाते हैं कॉटन के, तो वो पहले एक बार समझ लेते हैं। शर्ट्स बनाते हैं कॉटन की, टी शर्ट्स, डेनिम्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स बनाते हैं। और वुलन के क्षेत्र में स्वेटर्स, ब्लेजर्स, थर्मल्स और वुलन एक्सेसरीज जैसे मफलर वगैरह, दस्ताने, मफलर, ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं। होम टेक्सटाइल्स में ये मिंक ब्लैंकेट्स जो होते हैं वो बड़े मुलायम से जो ब्लैंकेट्स होते हैं वो ये बनाते हैं, बेडशीट्स बनाते हैं, रज़ाइयाँ बनाते हैं। और किड्स के जो अपैरल है, किड्स के जो कपड़े हैं वो ऊनी और सूती दोनों तरीके के बनाते हैं, स्वेटर, शर्ट्स, टी शर्ट्स और शॉर्ट्स। अब इनके रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो आप समझ ही गए होंगे जो इनका रॉ मटेरियल है वो एक तो ऊन है या वुलन है, वो मतलब वूल है, और जो दूसरा है वो कॉटन है। इसके अलावा कुछ पॉलिएस्टर जो ये कॉटन के साथ ब्लेंड करके ये अपने ऑल वेदर जो कपड़े बनाते हैं यानी टी शर्ट वगैरह जो बनाते हैं ये गर्मी सर्दी दोनों के काम आने के लिए, तो वहाँ पर ये मतलब ब्लेंडेड यार्न का इस्तेमाल करते हैं। इनकी लुधियाना में 2 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, यानी ये किसी दूसरी कंपनी के ऊपर ये अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ छोटा मोटा जो काम है ना वो आउटसोर्सिंग से भी ये करते हैं। इसके अलावा एक खास बात इनकी ये है कि इनकी खुद की इन हाउस डिज़ाइन टीम है और ये हर महीने लगभग 900 तरह के जो है ना कपड़े डिज़ाइन करते हैं। अब इस बात से क्या समझ में आती है कि इन हाउस डिज़ाइन टीम है और 900 तरीके के कपड़े ये पर मंथ डिज़ाइन करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो इंडस्ट्री है ये कपड़ों वाली इंडस्ट्री, चाहे वुलन के क्षेत्र में हो या कॉटन टेक्सटाइल के क्षेत्र में, और जो कपड़े हैं वो चाहे महिलाओं के हों या पुरुषों के हों या बच्चों के हों या चाहे वो होम टेक्सटाइल में क्यों ना हो, वो एक पर्टिकुलर फैशन ट्रेंड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और उसी फैशन ट्रेंड को अंडरस्टैंड करते हुए इनकी जो डिज़ाइन टीम है हर महीने
900 तरह के डिज़ाइन बनाती है और उन डिज़ाइन को मेंटेन करना और उस तरीके का प्रोडक्शन करना, मतलब कौन सा आइटम कितना बिकने वाला है इसका असेसमेंट करना एक अपने आप में बड़ा रिस्की काम है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि इस तरह की कंपनीज में जो फैशन जो है ना, जो करंट फैशन है, हो सकता है इस सीजन में वो फैशन चल रहा हो और अगले अगले सीजन में वो फैशन ना चले। तो एक ये जो पार्ट है ये आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फैशन डिपेंडेंट जो इंडस्ट्री है। दूसरी चीज, जो कपड़ों वाले मार्केट में अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको एक अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो इनका जो फ्लैगशिप या जो मेन ब्रांड है वो मोंटे कार्लो का ब्रांड है। मोंटे कार्लो के नाम से, जिस नाम से इन कंपनी का नाम है मोंटे कार्लो फैशंस, और ये जो है पॉपुलर है विंटर प्रोडक्ट्स में। मतलब मोंटे कार्लो का अगर आप नाम लें तो वैसे टी शर्ट जीन्स वगैरह इनकी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इनका जो ये मोंटे कार्लो जो ब्रांड है ये जनरली लोगों के दिमाग में एसोसिएटेड है सर्दी के जो वुलन्स वगैरह जो होते हैं ना, स्वेटर वगैरह, तो वहाँ से ये लोग इस मोंटे कार्लो के ब्रांड को वहाँ से ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। इसके अलावा इनके दूसरी कई तरह के ब्रांड्स हैं जो अलग अलग कैटेगरी को, अलग अलग सेगमेंट को केटर करते हैं। तो रॉकेट है, क्लॉक एंड डेकर है, सी एंड डी जिसको बोलते हैं, लग्जूरिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड इनके है नहीं। अब ये महिलाओं के, पुरुषों के, बच्चों के और होम टेक्सटाइल के जो सेगमेंट है उनको केटर करते हैं, लेकिन कौन से सेगमेंट, वो कौन से कितने पैसे देने वाले, किस प्राइस रेंज में ये केटर करते हैं, तो ये प्रीमियम और मिड प्रीमियम सेगमेंट को केटर करते हैं। अब प्रीमियम कैटेगरी की क्या खास बात है, तो देखिए प्रीमियम कैटेगरी में हाई क्वालिटी, एक्सपेंसिव और कंफर्ट और लाइफस्टाइल वाले जो कपड़े होते हैं उस तरीके के जो सेगमेंट होता है, उस तरह का जो कपड़े जो पसंद करने वाला सेगमेंट होता है, यानी अपर मिडिल क्लास वाला, लग्जरी वाला नहीं, ये प्रीमियम वाला सेगमेंट है। तो ये जो अपर मिडिल क्लास जो होता है वो बेसिकली ये इस तरह के कपड़े पसंद करता है। तो ये प्रीमियम सेगमेंट में अपने आप को प्रीमियम सेगमेंट में ये मौजूद हैं। इसके अलावा प्रीमियम से नीश लोअर, एक लेवल लोअर जो मार्केट सेगमेंट है, यानी कि मिडिल जो मिड प्रीमियम जो सेगमेंट है वहाँ पर भी ये अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। तो मिड प्रीमियम सेगमेंट में क्या खास बात है कि जो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास उसको लेता है, वो ब्रांड नेम के ऊपर जाता है, उसको स्टाइल भी चाहिए लेकिन वो प्राइस कॉन्शियस होता है। अब अगर आप इन दो कैटेगरीज को समझें तो वहाँ पर आपको ये बात पता लगेगी कि प्रीमियम वाले जो इनका सेगमेंट है वहाँ पर इनका मार्जिन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो है ना अपने ब्रांड और अपनी जो स्टाइल और क्वालिटी है ना उसके हिसाब से, उसके कारण ये उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जो प्रीमियम प्रोडक्ट है उसको हायर, उस पर प्राइसिंग जो है ना वो हायर कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला इनका मिड प्रीमियम सेगमेंट है वहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप प्राइस को थोड़ा सा भी ऊंचा रखते हैं तो ग्राहक जो है ना वो इतना वैल्यू कॉन्शियस होता है, मिडिल क्लास वाला जो ग्राहक होता है इतना वैल्यू कॉन्शियस होता है कि वो दूसरी जगह या दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस कंपनी में ऐसी क्या खास बात है जो इसको एक कॉम्पिटिटिव एज देती है, और ये कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स से अपने आप को अलग करती है, और किस प्रकार से ये एक एज जो है ना वो मार्केट में रखती है। वो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इतना विशाल है और इतना डाइवर्सिफाइड है कि आप कहीं भी जाएंगे वहाँ पर आपको जो है इनके प्रोडक्ट मौजूद मिलेंगे। यानी कि किसी भी जगह, किसी भी फॉर्मेट में आप चले जाएं, रिटेल के किसी भी फॉर्मेट में चले जाएं, आपको इनकी प्रेजेंस मिलेगी मिलेगी। अब देखिए पहली चीज तो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट का मतलब ये कि वहां पर केवल मोंटे कार्लो का एक्सक्लूसिव शोरूम जो होता है वो होगा। तो ऐसे इनके 497 यानी लगभग 500 जो है ना इनके एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट हैं पूरे देश में। उसमें से ये कुछ खुद ऑपरेट करते हैं, खुद ओन करते हैं, खुद ऑपरेट करते हैं, जिसको कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड बोलते हैं। तो 136 हैं वो, और इन्होंने फ्रेंचाइजी भी दे रखी है। जो फ्रेंचाइजी ओन करती है, फ्रेंचाइजी ही ऑपरेट करती है, वो 341 है। इसके अलावा ये मल्टी ब्रांड आउटलेट, यानी ऐसा एरिया जहां पर, यानी कि एक स्वेटर की दुकान है और वुलन की दुकान है, अब उस वुलन की दुकान में आपको अन्य प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे और इनके प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे। तो ऐसे मल्टी ब्रांड आउटलेट जो हैं उनके 1615 यानी 1600 के आसपास इनके मल्टी ब्रांड आउटलेट में इनकी प्रेजेंस है। इसके अलावा नेशनल जो चेन स्टोर्स हैं
जैसे शॉपर स्टॉप हुआ, रिलायंस ट्रेंड्स हुआ, वहाँ पर इनकी प्रेजेंस है। तो ऐसे 891 स्टोर्स में इनकी प्रेजेंस है। इसके अलावा ये शॉप इन शॉप का मतलब ये कि जैसे एक शॉप है, उसमें इनका अलग से कॉर्नर, अलग से उस शॉप के अंदर ही एक अलग से इनका सेगमेंट बना होता है। मॉन्टे कार्लो का अगर आपको सामान चाहिए तो आपको यहाँ इस पर्टिकुलर जगह आपको मिल जाएगा। तो शॉप इन शॉप वाला जो इनका सेगमेंट है, वहाँ इनके 578 जो है वो इनके आउटलेट्स हैं। मतलब वहाँ इतने 578 के आउटलेट्स में इनके प्रोडक्ट्स, मॉन्टे कार्लो फैशंस के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। ये रहा फिजिकल इनका डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल। इसके अलावा ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हैं, तो ये मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पर है। दूसरी बात ये कि ये जो है खुद का पोर्टल से भी चलाते हैं। अब आप ये देखिए, ये फिजिकल मॉडल पे भी इनका, फिजिकल के केस में भी इनका प्रेजेंस है, यानी फिजिकल आउटलेट्स में भी इनका जो है, वो जो मार्केट प्लेस है अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा टाइप की, वहाँ पर भी इनकी प्रेजेंस है। वहाँ पर भी आप इनका माल ले सकते हैं। और उनके खुद की वेबसाइट जो है, इनके खुद की वेबसाइट के थ्रू भी आप इनका माल ले सकते हैं। यानी ओमनी चैनल प्रेजेंस इन्होंने अपनी बना रखी है, और ये इस कंपनी की खास बात है। और आप कितना भी अच्छा ब्रांड आप क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, तो वो जो ब्रांड है ना, वो बहुत ज़्यादा चलने की, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता। कारण क्या है? कारण ये कि ग्राहक को वो माल मिलता ही नहीं। तो पूरे देश में इन्होंने जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी इन्होंने लगा रखी है, वो इस कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिससे ये कंपटीशन से आगे रहती है। अब देखिए, ये जो इनका मोट है, या इनकी ये जो खास बात है, कंपनी ये कहती है कि आगे भविष्य की योजनाओं में भी हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो यही रहने वाली है कि हम हमारे आउटलेट्स जो हैं उसको इंक्रीज करें। इसके अलावा जिन जिन शहरों में हमारी प्रेजेंस नहीं है, चाहे छोटी ही हो, तो हम उन जगह, उन शहरों में, उन गाँव में हम हमारी प्रेजेंस बढ़ाएं। इसके अलावा जो नेटवर्क है, यानी जो ऑनलाइन उनकी सेल है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम अपनी सेल जो है और इम्प्रूव करें। इसके अलावा अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वो हम लॉन्च करें। ये इस कंपनी की डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी। तो अगर आप एक लाइन में इस पूरी स्ट्रेटेजी को समझें, तो हमेशा ये इनकी जो पूरा फोकस है ना, वो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने की स्ट्रेटेजी है। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी की एक खास बात और है कि ये जो माल बनाते हैं, वो माल बनाते हैं पहली बात तो फैशन के ट्रेंड को देखकर। यानी कि अगले साल कैसा फैशन रहने वाला है, इसको इनको जज करना पड़ता है। तो जजमेंट जो है ना, वो इस बिजनेस की खास बात है, चाहे ये करें या कोई और कंपनी करे, तो फैशन ट्रेंड को जज करना। दूसरी बात ये है कि अन्य कंपनियों, कई और कंपनीज ऐसी हैं जो जो अपने रिटेलर को माल दे देती है, और वो ये कहती है अनसोल्ड इन्वेंट्री जो बचे ना वो मुझे दे देना। अब वो अनसोल्ड इन्वेंट्री अगर आउट ऑफ फैशन हो गई, तो उसके लिए, उस कंपनी के लिए वो गले का फंदा हो जाती है, क्योंकि उसको करे क्या उसका। लेकिन इनका सिस्टम क्या है? इनका सिस्टम बड़ा डिफरेंट है। तो ये जो अपना माल बनाते हैं, ये रिटेलर्स की डिमांड पे बनाते हैं। ये पहले रिटेलर को बताते हैं अपकमिंग सीजन में ये फैशन होने वाला है, और अगर आपको माल चाहिए तो आप बता दीजिए ये पर्टिकुलर माल आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए। और ये जो है, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, ये रिटेलर की डिमांड पर मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसको, और ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट जो इन्वेंट्री अगर जो अनसोल्ड रह गई रिटेलर के पास, तो ये वापस ले लेते हैं। ऐसा सिस्टम बहुत ही लिमिटेड इनका सिस्टम है। सर्टेन क्वांटिटी लेते हैं, बाकी अधिकतर क्वांटिटी ये नहीं लेते। आउटराइट सेल वाला सिस्टम है इनका। मतलब रिटेलर को आउटराइट सेल इन्होंने कर दी, उसके बाद वापस लेने का सवाल नहीं। कुछ छोटा मोटा कुछ बच जाए वो बात अलग है, बाकी मेजरली जो है वो रिटेलर का रिस्क हो जाता है। तो प्री ऑर्डर और आउटराइट सेल जो है वो इस कंपनी की एक और खास बात है। इससे बेटर कैश फ्लो, कंपनी के लिए बेटर कैश फ्लो हो जाता है। दूसरी बात ये, अनसोल्ड इन्वेंट्री का झंझट नहीं होता। अब इस कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की मैं बात करूं, तो देखिए, पहली बात तो ये कि बहुत ही इनके एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं। ओसवाल साहब जो हैं, उनका, वो बड़े जाने मानी हस्तियां हैं वुलन के क्षेत्र में। दूसरी बात ये है कि ये जो है मॉन्टे कार्लो जो है, वो ब्रांड, वो बड़ा जाना माना नाम है, उन्होंने अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर लिया है। तीसरी चीज़ ये है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जैसे मैंने बताया, वो इसकी, इस कंपनी की सबसे सिग्निफिकेंट
बात है। अगर इस कंपनी की वीकनेस की बात करूँ तो पहली चीज़ ये है कि कंपटीशन ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन है। दूसरी बात ये फैशन कब चेंज हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तीसरी बात ये है कि इनका जो मोंटे कार्लो का जो ब्रांड है वो वुलन के लिए जाना जाता है। हालाँकि इन्होंने अब डेलिबरेट स्ट्रैटेजी के थ्रू अपने आप को ऑल वेदर गारमेंट वाली कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया है। इसके अलावा ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन है, नॉर्थ इंडिया में इनका बहुत ज़्यादा ब्रांड पॉपुलर है, लेकिन और जो साउथ इंडिया स्पेशली वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलर इनका ब्रांड है नहीं। अगर मार्केट कैप की बात करूँ तो छोटा मार्केट कैप है, 1100 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई जो है वो एवरेज आरओई है 13% का। डेट टू इक्विटी जो है वो हर 100 रुपये की इक्विटी पर 65 रुपये का कर्जा है, लेकिन लॉन्ग टर्म डेट नहीं है इनके ऊपर। ये जो है ये वर्किंग कैपिटल वाले लोन है, यानी इनको जो अपनी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की और जो सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, कपड़े जो हैं कपड़े इनको सीजन में पहले तैयार करने पड़ते हैं और उसके बाद ये ऐसा तो है नहीं कि अगर सर्दियां आ गई तो इमीडिएटली ये जो है वो अपने रिटेलर को 2 लाख पीस इमीडिएटली एक दिन में बना के दे देंगे। तो उनको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बनाना पड़ता है और बना के अपने पास रखना पड़ता है। और इस कारण से ये जो वर्किंग कैपिटल का जो लोन है ना उसके कारण से इनके हर 100 रुपये की इक्विटी पर 65 रुपये का कर्जा है। पीई जो है वो 10 का है। उसका कारण आप समझ ही गए होंगे कि जो बिजनेस है वो ज़्यादातर साइक्लिकल टाइप का बिजनेस है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फैशन के ऊपर अटमोस्ट डिपेंडेंट है। खास बात बस इस कंपनी की ये कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी वो बड़ी स्ट्रांग है और उसके कारण ये कंपनी जो है ना ठीक ठाक परफॉर्म करती है। अब 3 साल की इनकी कोई खास अच्छी परफॉर्मेंस है नहीं, लेकिन पिछले 12 महीनों में जो इनका रेवेन्यू बढ़ा है वो 16% बढ़ा है और जो प्रॉफिट है वो 40% बढ़ा है। लेकिन आपको इस तरह की रिटेल वाली कंपनीज में आपको जो रेवेन्यू है उसके साथ ही साथ एक चीज़ और अध्ययन करनी चाहिए, वो है उसका वॉल्यूम। तो पिछले साल जो इनका वॉल्यूम है वो लगभग 16% जो है ना वो बढ़ा है। अब क्यों ये वॉल्यूम देखना चाहिए, तो हम रिटेल के बारे में या रिटेल बिजनेस के बारे में पिछले भी कई वीडियो बना चुके हैं, तो उसमें हमने डिस्कस किया है कि रिटेल वाले बिजनेस में आपको क्यों जो है वो रेवेन्यू इंक्रीज के साथ या रेवेन्यू चेंज के साथ साथ प्राइस चेंज वॉल्यूम चेंज भी देखना चाहिए। तो ये आप पिछले वीडियो जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। प्रमोटर के पास 73% है, एफ आई आई के पास 1.21% है, लगभग फ्लैट है। डी आई आई के पास भी कोई खास कुछ है नहीं, 1.57% है। और ये भी इनका जो होल्डिंग है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में वो फ्लैट रही है और पब्लिक के पास 24 है, वो भी उसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। तो वीडियो को समराइज करूँ तो देखिए कंपनी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात ये है कि एक तो फैशन डिपेंडेंट है, फैशन को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको प्री असेस करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनाइज से प्लेयर से भी, अनऑर्गेनाइज प्लेयर से भी। तीसरी बात ये कि इनके जो ब्रांड है एक मात्र ये जो मोंटे कार्लो ब्रांड है, इसके अलावा बाकी जो इनके ब्रांड है कोई इस तरह के ब्रांड नहीं है जहाँ पर ये कुछ प्राइसिंग पावर रख सके। और चौथी बात ये कि इनके जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं जिनकी प्राइसिंग के बारे में कुछ कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल प्राइसेस इस तरह की कमोडिटीज़ रहती हैं। और इनका कुछ ऐसा है नहीं, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट इनका है नहीं जिस जो ये अपने जो प्राइस अगर इंक्रीज होती है रॉ मटेरियल की प्राइस में तो वो पूरा का पूरा पास ऑन कर दें। और अगर ये पास ऑन करने की कोशिश करते हैं तो बड़ा रिस्क इस बात का रहता है कि ग्राहक जो है दूसरे ब्रांड पर शिफ्ट हो जाए। तो देखिए मैं तो इस तरह की कंपनीज में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज बाज़ार में अवेलेबल हैं, इनसे इससे मच बेटर कंपनीज अवेलेबल हैं। तो वहाँ क्यों नहीं ध्यान रखा जाए, अपने पास लिमिटेड कैपिटल होती है तो जहाँ पर सबसे अच्छा रिटर्न उस कैपिटल को मिले वहाँ आपको उसमें लगाना चाहिए, उस तरह के शेयर्स में लगाना चाहिए। वैसे आपको इस बारे में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय से काम करना चाहिए। मैंने एक फ्रेमवर्क आपको दिया, मैंने मेरी राय आपके सामने रखी, लेकिन मेरी इस शेयर में या अन्य शेयरों में खरीदने या बेचने की कोई राय होती नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।